संबोधन से ही जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है एकजुट समाज का मंत्र, सद्भाव व समरसता। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे डॉक्टर रतन शारदा, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेखर जी, आज बहुत ही विस्तृत, बहुत ही व्यापक था विजयादशमी का मोहन भागवत जी का संबोधन। क्या एक बड़ा संदेश आपको लगता है, क्योंकि हमने अपने विशेष में इस बात को सामने रखा है कि राष्ट्र चरित्र और व्यक्ति का चरित्र जुड़े हुए होते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम ये जो सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं ये संभव हो पाता है। आपके हिसाब से आप कैसे आंकते हैं, क्या बड़ा संदेश जो मोहन भागवत आज इस मंच से देना चाहते हैं देश को? बिल्कुल ममता जी, आज का संदेश पिछले विजयदशमी संदेश से थोड़ा अलग है। इसलिए अलग है कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं, इस चुनौतियों को कैसे मुकाबला करें, पहले भाषणों में उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन इस बार एक बड़ी बात जो सामने रखा है, जैसे आपने कहा कैरेक्टर बिल्डिंग। समाज में कैरेक्टर बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, वो व्यक्ति से लेकर समाज तक वो केवल सीमित नहीं है। क्योंकि बात साहब, आज सामने जो भी परिस्थिति देश में, एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति हो रही है, तेजी से आर्थिक दृष्टि में आप देखेंगे देश उबल के आ रहा है। उसी समय इस भारत की जो प्रगति है, इसको लेकर ऐसे शक्तियां हैं, देश के अंदर भी है, देश के बाहर भी है। ये लोग मौका ढूंढ रहे हैं किस तरह देश में एक प्रकार से इंस्टेबिलिटी फैला जाए, ताकि भारत का जो प्रगति है वो किस तरह उसमें रुकावट आए। तो इसीलिए हमें सतर्क होना है। उस सतर्कता कैसी होनी चाहिए, उस सतर्कता, अगर हम सतर्क रहना है तो हमें सामने एक चीज रखना चाहिए, क्या है, एकता की ओर हमें हमेशा ध्यान देनी चाहिए। यूनिटी, जो बार बार जो हिंदू समाज की, हिंदुओं की, क्योंकि हमारा भारत समाज का मतलब, भारत समाज में बहुत बड़ा ये हिंदू समाज है जी। अगर हिंदू समाज जाति आधार पर, भाषा के आधार पर बटे रहे तो इन ताकतों के लिए और सुविधा ज्यादा हो जाता है, ये फैलाने के लिए, डर फैलाने के लिए। तो इसीलिए आज उनकी तरफ से एक जो आह्वान है कि हिंदू समाज को एक होनी चाहिए, और ये दायित्व बनता है कि दलित, जो वंचित, तो आदिवासी, इनकी सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको मिलकर हमें सॉल्व करना चाहिए जी। तो इसीलिए आज उनका आह्वान एक प्रकार से, जैसे कहा कि महर्षि वाल्मीकि जो जयंती है, ये केवल हम क्यों माने कि केवल दलित समाज का ये जयंती है, कतई नहीं। महर्षि वाल्मीकि तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा के ये है। तो इस तरह उन्होंने उदाहरण देके ये कहा, उन्होंने कई महान शख्सियतों के उदाहरण सामने रखे हैं और उनके योगदान को भी सामने रखते हुए इस बात को रेखांकित किया कि किस तरीके से इन शख्सियतों से सीखने की प्रेरणा लेते रहने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर रतन शारदा भी जुड़ गए हैं, जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है। डॉक्टर शारदा, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर शारदा, आज जो तमाम बातें सामने रखी गई मोहन भागवत की ओर से, उसमें उन्होंने एक बात सामने रखी कि देश के खिलाफ एक योजनाबद्ध षड्यंत्र हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश की विविधता को मतभेद में बदलने का प्रयास हो रहा है। किसकी ओर संकेत था मोहन भागवत का, क्या कहना चाहते हैं वो? देखिए, हर क्षेत्र के अंदर आप देखें तो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, ये प्रयत्न हो रहा है कि जो फॉल्ट लाइन्स जिसको हम कहते हैं, फॉल्ट लाइन्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। कि एक्सप्लॉइट करने का कारण है कि राजनीति इसका मुख्य कारण है, या न्यू लेफ्ट और नक्सल्स का कारण है कि वो समाज को बांटना चाहते हैं। और जिसको हम कहते हैं कि हमारी एकता विविध रूप से प्रकट होती है और हम सब वास्तव में सांस्कृतिक रूप से एक ही हैं, हमारे एक्सप्रेशन अलग अलग है। अंत में हमारी जो भूमि है, हमारे जो विचार है, संस्कार है, वो सभी के कॉमन है। हमारे त्यौहार कॉमन है, हमारे रिवाज कॉमन है। हर परिस्थिति का थोड़ा थोड़ा बदलता है, पर लेकिन हमारी आत्मा भारत की एक है। ये हम बार बार हर तरह के प्रयोग में देखते हैं। यहाँ जो चल रहा है, वो जो अंग्रेज छोड़कर गए, कि जो आपकी विविधता है उसको आप उसको अलग प्रकार से उसको मानते हैं कि ये अंतर है हमारे में, और हर अंतर को एक्सप्लॉइट करके जात के आधार पर, पंथ के आधार पर, जैसे कर्नाटक में प्रयत्न हुआ कि पंथ को अलग अलग, एक पंथ को धर्म से अलग घोषित किया जाए, या प्रयत्न होता है कि आप आदिवासी आपसे अलग है, कोई मूल निवासी है, कोई अलग है, कोई नॉर्थ ईस्ट हमारे से अलग है, ट्राइबल हमसे अलग है। बार बार जो प्रयत्न होते हैं, ये भारत को तोड़ने का प्रयत्न है। आपको पता नहीं होगा कि ये वनवासी क्षेत्र के अंदर हमारे भगवान उनके भगवान से बाकी
जीवन जो शहरों में रहने वाले लोग, गाँव में रहने वाले लोग, उससे अलग हमारे भगवान है, ये नहीं है। लेकिन इस प्रकार का प्रयत्न करना, ट्राइबल बेल्ट के अंदर आपको पता है कि ये पत्थर घड़ी का एक शुरू किया था उन्होंने, जो कि वास्तव में हमारे रीति रिवाज है, उनको हमारे विरुद्ध उपयोग करके समाज को छोटे टुकड़ों में बांटना। क्योंकि ऐसे लोग जब मानते हैं कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं, सारा झगड़ा जो 1947 से चल रहा यह है कि हम एक राष्ट्र हैं या नहीं है। तो 1947 में जिन्होंने कहा कि इसके पहले भारत एक था ही नहीं, अंग्रेज, नेहरू और गांधी जी के कारण ही भारत राष्ट्र बना, उसके विरुद्ध हम कहते हैं कि 10,000 साल से राष्ट्र एक ही है। सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से एक राष्ट्र है, उसके एक्सप्रेशन अलग हुए होंगे, राजा समय पे बदले होंगे, लेकिन सबकी श्रद्धा एक ही थी। उन्होंने जब युद्ध भी किया, कभी एक दूसरे का प्रजा का कभी नुकसान नहीं किया, किसानों का नुकसान नहीं किया। आपको पता है कि यहाँ लड़ाई चलती थी, वहाँ खेती बाड़ी चलती थी, उनको पता था कि हम सुरक्षित है, राजा आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन यह जो परिवर्तन हुआ कि नहीं, ये तो सारे अलग ही हैं, मल्टी रेशियल है, मल्टी कंट्री है, इनको तो इकट्ठा करके देश बनाया गया। जब कम्युनिस्ट ने कहा 1942 में कि हमारा जो भारत है एक नहीं है, 16 राष्ट्रों का समूह है, अंग्रेजों ने प्रार्थना की 16 समूह में बांटा जाए। उसी को राहुल गांधी ने नए शब्दों में कहा कि वी आर नॉट अ यूनियन ऑफ स्टेट, वी आर फेडरेशन, वी आर फेडरेशन बिल्ड टुगेदर लाइक इन यूएसए। जबकि यूएसए के अंदर और हमारे अंदर जमीन आसमान का फर्क है। वहां आक्रांता गए, लोकल लोगों को समाप्त किया, मार दिया, हम सब यहीं के हैं। आज साइंटिफिक एविडेंस आने के बावजूद हमको बार बार बताया जाते हैं हम अलग हैं। कैसे अलग हैं? दक्षिण के राज्य आपस में अलग, दक्षिण के उत्तर से अलग। ये जो भेद करने का प्रयत्न है, और लेफ्ट वाले भी कर रहे हैं और तथाकथित सेक्युलर और सो कॉल्ड लिबरल भी कर रहे हैं, उनकी ओर इशारा था। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे अंत में सब हम एक हैं, और एक है तो हमको एक दूसरे को संभालना पड़ेगा। जो श्री जी ने कहा सबसे बड़ी बात कि आप केवल कहिए नहीं कि वनवासी हमारे हैं, दलित हमारे हैं, आप उनसे व्यवहार ऐसा करिए कि उनको लगे आपके साथ ही हैं, उनके साथ संबंध बनाइए, आसपास संबंध यानी बनाइए। वही जो हम बात करते हैं कि सामाजिक समरसता का एक संदेश जो हम एकजुट होकर ही हासिल कर सकते हैं। किताबों से नहीं होता। देखिए, जाति तोड़ो आंदोलन बहुत चले, अंत में जाति तोड़ो आंदोलन ने नए नए जातियां खड़ी कर दी। संघ बोलता नहीं, लेकिन संघ ने प्रैक्टिकल व्यवहार के अंदर जातियों के बारे में कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया, जाति पूछी नहीं। और संघ के हर कार्यक्रम में कौन किस जाति का इकट्ठा खाते हैं, इकट्ठा खेलते हैं, ये जो संस्कारों द्वारा लोगों को इकट्ठा लाने का काम है, यही समाज को करना पड़ेगा कि आपको हर तरह के अपने हर जात प्रांत के लोगों को इकट्ठा लाइए, बैठिए, उनके कार्यक्रमों में जाए, उनको बुलाइए। जो मोहन जी ने कहा कि हमने अपने महापुरुष भी राष्ट्र पुरुषों को जाति पुरुष बना दिया। डॉक्टर अंबेडकर अलग जाति के बन गए महापुरुष, शिवाजी हिंदू राष्ट्र के न होकर मराठा बन गए, राणा प्रताप राजस्थान के हो गए, गुरु गोविंद सिंह पंजाब के खालसा के हो गए। ये जो एक प्रकार से महान विभूतियों को जो राष्ट्र की सोचते थे, उनको हमने छोटी छोटी जातियां छोटे छोटे राज्यों के अंदर बांट दिया। वो नहीं चलेगा, तभी समरसता आएगी। यानी जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया जाना जरूरी है। लेकिन शेखर जी, जब हम बात करते हैं एकजुटता की, तो एक बात जो पूरे संबोधन में कई मोर्चों, कई बिंदुओं के जरिए सामने आई, वो पारिवारिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की बात थी। यानी कहीं ना कहीं इस बात को पुख्ता रूप से सामने रख रहे थे मोहन भागवत कि अगर हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, हम भारतीयता को आगे बढ़ा पाएंगे अगर हम अपनी संस्कृति को भी समेट पाएंगे, जो पारिवारिक शरण, मूल्यों के शरण के माध्यम से अब बदलती जा रही है। कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं हम आज के भारत के सामने, जब हम विकास भी, विरासत भी का मंत्र लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि विकसित भारत में हमारे सांस्कृतिक मूल्य भी साथ में हो और विकास के आयाम भी हम छुए। जी, आज देखिए हमारे सामने सबसे बड़ी क्या चुनौती है। हम बार बार संवाद की बात करते हैं, लेकिन परिवार में ही संवाद नहीं हो रहा है। इसका कारण ये मोबाइल है। ये सब लोग मोबाइल लेके बैठे हैं, कोई घर में कोई बातचीत नहीं होती है। बच्चों को भी जो भी इंफॉर्मेशन आता है, जो भी वो सुनते हैं, जो देखते हैं, उससे उनका मन बन लेते हैं। और आजकल इतना चीज़ें फैला हुआ है, क्या फैक्ट है, क्या फिक्शन है, क्या किसी का राय है, क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है इसमें। तो एक तरह का जो मेंटल बम्बार्डमेंट जो हो रहा है, जिसकी वजह से जो आने वाली पीढ़ी पर जो असर पड़ रहा है, उसको लेकर मोहन जी ने आज एक प्रकार से सबको सतर्क किया है। देखिए वैल्यूज कैसे होते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी, इसीलिए तो मोहन जी ने कहा, देखिए टेक्नोलॉजी अपनी जगह है। टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ में बहुत कुछ चीजें बदली है। डिजिटल पेमेंट एक ले लीजिए, कितना हमारा लाइफ। अब कब आप लास्ट बैंक गए थे? अब बैंक जाके तो बहुत साल हुए होंगे। केवाईसी डॉक्यूमेंट भी आपको लोड करना है ऑनलाइन में।
इस तरह चीजें हो गई है। ये एक तो टेक्नोलॉजी का सुविधा मिल रहा है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी आपको घर के अंदर बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। ऐसा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर और यंग पीढ़ियों पर, वो समझ नहीं पा रहे कि हमारे एक्चुअल वैल्यू क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो ये डेंजर को अगर आप ठीक तरह से समझेंगे नहीं और घर में संवाद ना हो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो तब ऐसा स्थिति आ जाएगा जहां पर बच्चे अपने राय बन लेते हैं जो बाहर चीजों को देखकर। तो ये जो कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, एक प्रकार से ये आक्रमण है। ये आक्रमण साइलेंट आक्रमण है। वोकिज्म किसी टर्म्स को भी मोहन भागवत ने प्रयोग किया, लेकिन डॉक्टर शारदा, हिंदुओं को एकजुट होना होगा, ये भी एक संदेश मुख्य रूप से बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने सामने रखा कि हिंदुओं की एकजुटता जरूरी है। अल्पसंख्यकों पर खतरा कट्टरवाद से आता है, कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज के दौर में कितना प्रासंगिक है, उदाहरण के साथ चाहूंगी कि आप हमारी जरूर इस बात को सामने रखें कि हिंदुओं की एकजुटता कैसे हमारे देश को भी मजबूत कर सकती है और इस समरसता को भी आगे बढ़ा सकती है। पहले मैं श्री जी की बात में थोड़ी बात जोड़ूंगा, फिर मैं इस पे आऊंगा जी। मोहन जी ने बड़ा एक अच्छी बात कही कि 3 जगह से संस्कार मिलते हैं। पहले घर से मिलते हैं, फिर स्कूल से मिलते हैं और बाद में मीडिया से मिलते हैं। जी। तो अगर हम घर के संस्कार समय पर दे देंगे और स्कूल के अंदर हम शिक्षण पद्धति के अंदर संस्कार लेकर आएंगे, तो वो इस तरह की कंज्यूमरिस्ट और वेस्टर्नाइज हवा में नहीं बहेगा। और सारी दुनिया के अंदर इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि परिवार टूट गए, ये वोकिज्म के कारण समाज टूट गया। और आपने देखा कोविड के अंदर लोग केवल इसलिए मर गए कि उनके पास परिवार नहीं था। वे पश्चिम देशों में, हमारे यहाँ नहीं मरेगा कि हमारे यहाँ आसपास परिवार थे उनको संभालने वाले। अब जहां तक आपने एकता की बात की, कोई एक लीडर आज कह रहा था कि अगर हिंदू कहता है कि एक हो जाओ और मुस्लिम कहता है एक हो जाओ, दोनों फर्क क्या है? फर्क है हिंदुत्व अगर बचता है तो सारे संसार के अंदर एक जो इंक्लूसिवनेस की बात हम करते हैं, सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं, हर धर्म पंथ और हर विचार की इज्जत करने की बात करते हैं, वो हिंदुत्व का विचार है। और अगर दुनिया में सारी जो लड़ाइयाँ रोकनी है तो सबको, अगर हम किसी को सुपीरियर या इंफीरियर नहीं मानते, लड़ाइयाँ तो उसी के कारण होती हैं। मेरा पंथ तेरे पंथ से ऊपर, केवल मेरा पंथ सच, बाकी सब झूठ, अगर तुम मेरे पास नहीं है तो या तुम सिनर हो या तुम काफिर हो। ये सारी बातें हिंदू तो नहीं सिखाता। अगर दुनिया को इस कॉन्फ्लिक्ट से बचाना है तो हिंदू धर्म का उभरना बहुत जरूरी है, हिंदुओं का इकट्ठा आना जरूरी है। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इसलिए हमको इकट्ठे आना है कि बाकी जो विचार करने वाला है उनको कन्वर्ट करना है, हमको सारी दुनिया में एक ही राष्ट्र लाना, एक ही राज्य लाना है जो केवल एक ही इबादत करता हो। तो ये जो सोच है, इसके विरुद्ध अगर हमारा भारत की सोच है जो सभी को साथ में सहिष्णुता के साथ रखने की बात करता है, तो उससे इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है कि हिंदू समाज बचेगा, हिंदू धर्म बचेगा तो दुनिया के अंदर सौहार्द बताने वाला एक धर्म तो बचेगा। चाहे वो प्रकृति की बात है, प्रकृति की जिस प्रकार से हम प्रकृति के बारे में एक ममता के साथ एक इज्जत देते हैं, उसको हम पूजा योग्य मानते हैं। पूजा इसलिए नहीं करते, यानी डॉक्टर शारदा, कहीं ना कहीं जो हमारी सनातन संस्कृति है वो सबसे मिलकर आगे, सबसे मेल रखते हुए आगे बढ़ने का संदेश देती है। आप देखिए, सबसे वैज्ञानिक संस्कृति है जो साइंस से मेल खाती है। ऐसी कौन सी बात साइंस में जो जिसके विरुद्ध हिंदू धर्म के अंदर विचार है? हमें अपने ग्रंथ पलटने की जरूरत है। जब पलटते हैं तो वो सारी बातें आज जो विज्ञान कहता है हमारे ग्रंथों में है। बिल्कुल डॉक्टर शारदा, माफी चाहती हूँ लेकिन वक्त सिर्फ इतना ही है। एक बात स्पष्ट है कि विभाजनकारी ताकतों से जरूर सावधान किया है मोहन भागवत ने, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको उनका उद्बोधन जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ मिनटों में हम उस पर चर्चा भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उनके उद्बोधन के बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम सबको आत्मसात करना बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का।